हेलो डियर एस्पिरेंट्स, ध्येय आईएएस आलमबाग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है, इसमें पेपर 2 पर डिस्कशन कर रहे हैं, यानी आईआर और फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, भारत की विदेश नीति से संबंधित एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर बात हो रही है, उसका फ्रेमवर्क और उसका पूरा आंसर का जो डायमेंशंस हैं उस पर चर्चा हो रही है। आज का जो हमारा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो संभावित भी है। भारत और चीन के बीच में जो विवाद हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स की पहचान करनी है और उसके साथ साथ उसके समाधान के लिए कौन से मैकेनिज्म हैं, कौन से तंत्र हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में यानी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं में भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में विवाद के बिंदुओं का उल्लेख करें और इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण उपायों या तंत्रों, मेजर्स या मैकेनिज्म, तंत्र पर चर्चा करें। 200 शब्द में बताना है, यानी लिखना है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में विवाद के बिंदुओं का उल्लेख करें और इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण उपायों और तंत्र पर चर्चा करें। ये सवाल इसलिए आ सकता है क्योंकि भारत और चीन का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है पिछले 1 साल से। तमाम बातों के चलते उसमें विवाद भी हैं, उसमें कुछ जो है अच्छे संबंधों के प्रयास वाले मुद्दे भी हैं, इसके चलते संभावित है। अब देखते हैं कि इनके संबंधों में चुनौतियां हैं, उसको आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि भारत और चीन 2 महत्वपूर्ण एशियाई शक्ति के रूप में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के रूप में देखे गए हैं। विशेषकर चीन के संदर्भ में, चीन जो है भारत को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और अन्य रूपों में अपना प्रतिस्पर्धी मानता है और जो बायलैटरल रिलेशंस के नॉर्म्स हैं, जो अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं, उन सब का वायलेशन करता है, चाहे वो पंचशील हो या एलएसी पर जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट हो 1993 का, इन सब का वो उल्लंघन करता है। तो हम देखते हैं कौन से विवाद के पहलू हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट की ही बात कर लेते हैं। ब्रीफ में बताना है इसलिए क्योंकि विवाद बहुत है इनके बीच में। बॉर्डर डिस्प्यूट में आप इनको बताएंगे कि ये जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। इससे आप अवगत ही होंगे। वेस्टर्न सेक्टर में आप देखेंगे लद्दाख का जो क्षेत्र है, लद्दाख में जितने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो चीन के बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी चाइना और इंडिया के एकदम बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित हैं, उन सब पर चीन जो है अपना क्लेम करता है और बोलता है कि ये तिब्बत के पठार का विस्तार है। तो लद्दाख रीजन में चाहे गलवान हो, आप कुछ नाम बता दीजिएगा, गलवान पर अपना कंट्रोल करने की बात, और इसके बाद पैगोंग लेक का जो एरिया है, और पैगोंग लेक से लगा हुआ फिंगर 1 से लेकर के फिंगर 8 तक का एरिया, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 8 तक का जो क्षेत्र है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्दी, ये सब इलाके हैं। देपचांग पास, चुमार वैली, ये सब जो इलाके हैं, इनमें करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर चीन का कंट्रोल है। इस एरिया में अक्साई चीन के रूप में, अक्साई चीन जो कि लद्दाख का पार्ट था एक समय में, उस पर कंट्रोल है चीन का।
और ये विवाद का बिंदु है क्योंकि भारत अक्साई चीन को मानता है कि वो इसका है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि भारत इस मामले में जॉनसन लाइन को मानता है, जॉनसन लाइन, क्योंकि जॉनसन लाइन जो है वो अक्साई चीन को भारत के हिस्से में या भारत के अधिकार क्षेत्र में दर्शाता है, और जो चाइना है वो इसको नहीं मानता है। चाइना जो है मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है, मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है, क्योंकि मैकडोनाल्ड जो है चीन के अधिकार की पुष्टि करता है और भारत इसको नहीं मानता। और यहीं पर आप मैकमोहन लाइन भी जान लेंगे कि मैकमोहन लाइन को भी चीन मान्यता नहीं देता। वो कहता है कि जो शिमला एग्रीमेंट है 1914 वाला, उसमें तिब्बत था, हम लोग नहीं थे, इसलिए वो, और अरुणाचल प्रदेश जो है मैकमोहन लाइन के हिसाब से इंडिया की टेरिटरी में दर्शाया जाता है, इसलिए भी वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। तो ये कुछ विवाद के मुद्दे इस कॉन्टेक्स्ट में रहे हैं। दौलत बेग गोल्दी, आप इसमें बता दीजिएगा कि जिस तरीके से भारत ने स्ट्रेटेजिक रोड, स्ट्रेटेजिक टनल, स्ट्रेटेजिक जो ब्रिजेस हैं, और उस एरिया में मतलब भारत चीन के बॉर्डर पर जो एलएसी इंफ्रा, जिसको आप सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो सब जब डेवलप करना शुरू किया, इसलिए चीन जो है थोड़ा प्रभावित हुआ इन सब चीजों से। धारा 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर का पूरा एक तरीके से टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन करने की जो सरकार के द्वारा कोशिश की गई, उन सब से चीन को एक खतरा समझ में आया और इसलिए उसने यहाँ पर अपना जो है क्लेम बढ़ाया। इसके बाद अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल सेक्टर की बात करें, तो मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरियाज को लेकर के विवाद है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति किन्नौर का जो इलाका है, यहाँ पर जो शिपकीला एरिया है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ सुमदा और जो नीलांग वैली का एरिया है, उत्तरकाशी में, चमोली में जो बाराहोती रीजन है, इस सबको तिब्बत के पठार का विस्तार मानता है चाइना और उस पर अपना क्लेम करता है। ये एक विवाद का मुद्दा है। और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर अपना वो क्लेम करता है और इसके साथ साथ तवांग वैली पर अपना अधिकार मजबूत करना चाहता है, क्योंकि तवांग वैली जो है 6वें दलाई लामा का बर्थ प्लेस है और चीन मानता है कि तवांग में एक ग्लोबल बुद्धिस्ट जो है फोर्स के रूप में कार्रवाई हो सकती है और चीन जो है इस चीज को रोकना चाहता है। तो ये सब बिंदु हैं, इसको आप बता देंगे। और इसके साथ साथ जो है आप अभी जो वर्तमान में शक्शगम वैली वाला जो विवाद है, इसको बता देंगे कि चीन ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम करना शुरू किया है। 1963 में पाकिस्तान ने भारत से जो इलीगली कुछ एरियाज पर कंट्रोल किया था, उसमें शक्शगम वैली वाला जो क्षेत्र है वो उसने चीन को दे दिया था। करीब 5,100 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है शक्शगम वैली का, जो चाइना के कंट्रोल में है और चाइना इस पे जो है अपना अनधिकृत इलीगल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहा है। भारत ने इसका विरोध किया है, ये भी एक विवाद का मुद्दा है। तो आप पहले तो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में सारी चीजें बता देंगे जो महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ब्रीफ में कॉमा लगा लगा करके बताना है। इसके बाद हम आते हैं ट्रेड डिस्प्यूट, यानी व्यापारिक विवाद। अगर हम व्यापारिक विवाद की बात करें तो पहली चीज तो ये देखिए कि चाइना हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। अभी यूएस को फिर से पीछे छोड़ दिया इसने और पहले नंबर का ट्रेड पार्टनर हमारा बन गया है। चाइना के साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो करीब 135 बिलियन डॉलर के आसपास है और अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है 2025 के लास्ट में वो ये है कि हमारा 116 बिलियन डॉलर पहुंच गया है ट्रेड डेफिसिट, यानी इंडिया इज फेसिंग ह्यूज ट्रेड डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल रिलेशन। तो ये जो व्यापारिक घाटा है ये एक विवाद का विषय भी बना हुआ है कि कैसे भारत का मार्केट एक्सेस चीन में हो, चीन के बाजार में भारत का सामान नहीं पहुंच पाता। भारत का सामान कैसे पहुंचेगा इसकी बात जरा कर लेते हैं।
दो बातें हैं। हमारा जो चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ा है, उसके पीछे का रीजन है कि चीन के मार्केट में भारत के वस्तुओं को न आने देना, जैसे फार्मास्यूटिकल है या फर्टिलाइजर्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, या भारत जिन जिन प्रोडक्ट्स में, जिन जिन चीज़ों में, टेक्सटाइल में आगे है, वो सब चीज़ों पर वहाँ पर ज़्यादा एक्सेस ही नहीं दिया गया है चीन में। और उस पे कई ऐसे इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है, जैसे टोबैको पर, और उसके साथ साथ सीरियल्स पर, मोटे अनाज पर, फर्टिलाइजर्स पर, इन सब पर ज़्यादा लगा दिया गया है। भारत कहता है बासमती राइस बेचना है तो वो कहता है नहीं, नॉन बासमती राइस बेचिए, उस पर इस तरीके से लगा हुआ है। इसी तरीके से इंडिया एनिमल फीड यानी पशु आहार ज़्यादा बेचना चाहता है, वो भी चीन के मार्केट में एक्सेस नहीं है। तो ऐसे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके माध्यम से भारत ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाइना से मतलब अर्न कर सकता था और अपना ट्रेड डेफिसिट दूर कर सकता था, वो सब चीन नहीं होने देना चाहता। और चीन ने इस माध्यम से मतलब इस तरीके की प्लानिंग बना करके भारत के सामने ये 116 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट खड़ा कर दिया है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा विवाद है जो आप इसको दर्शाएंगे कि कैसे ग्रेटर मार्केट एक्सेस इंडिया को मिले, क्योंकि इस पे भारत पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया जाता है कि चीन के साथ क्यों इतना रिलेशन है जब इतना ट्रेड डेफिसिट है। तीसरी बात यह है चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है, चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है ये बहुत खतरनाक है भारत के हितों के लिए, और ये विवाद का विषय है। इसमें आप बता सकते हैं BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है चाइना में पाकिस्तान, और इसके साथ साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो है यानी मोतियों की लड़ी की नीति का हिस्सा है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में FTA हो चुका है, मुक्त व्यापार समझौता। चाइना और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन है और ये चीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स देता है, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पाकिस्तान में लगाए गए हैं। इन सब चीज़ों के चलते पाकिस्तान जो है अपने को बड़ा एम्पावर्ड महसूस करता है चाइना के सेफ्टी नेट में आकर के, और इससे भारत के हित प्रभावित होते हैं अलग अलग एरियाज में। ये भी भारत चाहता है कि ये नेक्सस न रहे। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादियों को, आतंकी और आतंकी संगठनों दोनों को जो है प्रोटेक्ट किया है। कहाँ? यूएनएससी का जब रेजोल्यूशंस आए तो वहां वीटो पावर लगा करके प्रोटेक्ट किया। और FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की बात हुई या ब्लैक लिस्ट कराने की बात हुई, तब भी चाइना ने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया। ये एक बहुत बड़ा इनके बीच में विवाद का बिंदु है। इसी तरीके से चाइना भारत के और भी कई हितों को प्रभावित करता है, जैसे साउथ चाइना सी में उसके जो विवाद हैं उसके चलते साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट बढ़ता है, और फिर भारत ने उसके चलते इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अपनी अपनाई। तो ऐसे तमाम एरियाज हैं। एक और आप बता सकते हैं कि चाइना ने हमेशा से कोशिश की कि भारत जो है वन चाइना पॉलिसी को मान्यता दे। अब जब वन चाइना पॉलिसी को मान्यता भारत ने दे दिया ऑफिशियली, आज भी भारत सरकार यही मानती है, तो वो फिर इसको बहुत स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करके बोलता है कि वन चाइना पॉलिसी कहती है कि तिब्बत, ताइवान या मकाओ, हांगकांग, ये सब जो तमाम इलाके हैं ये तो इंटीग्रल पार्ट हैं चाइना के, तो भारत को कोई परेशानी इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक विवाद का पहलू है, इसको भी आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन से तंत्र हैं, वो कौन से मेजर्स हैं जिसके माध्यम से भारत और चीन के संबंधों में सुधार करने की कोशिश की गई है। तो पहला जो बिंदु है वो है मिलिट्री कमांडर लेवल पे इनके जो बैठक होती है, मिलिट्री कमांडर स्तर पर बैठक होती है, और इसमें ये लोग 2-3 मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये शब्द आप याद रख सकते हैं। एक तो है डी एस्केलेशन, मतलब कि संघर्ष एस्केलेट ना हो, संघर्ष बढ़े ना, बल्कि पीछे कमी उसमें आए, तो डी एस्केलेशन प्रोसेस को बढ़ावा देने की बात। और डिसएंगेजमेंट
डिसएंगेजमेंट मतलब है कि जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उसको एंगेजमेंट उसका बढ़ाया ना जाए, उसका डिसएंगेजमेंट किया जाए और जो LAC है उससे पीछे लेकर के आया जाए, अपने अपने साइड में अपनी सेना को लेकर के जाएं, इस पर बात होती है। इसके अलावा दोनों के बीच में इनफॉर्मल समिट्स की शुरुआत की गई, इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट्स, जिसमें पहली जो समिट हुई थी वो वुहान में हुई थी और दूसरी चेन्नई में हुई थी। चेन्नई वाली जो हुई थी इसे चेन्नई कनेक्ट कहा गया था और वुहान में जो हुई थी इसे वुहान स्पिरिट कहा गया था। इन दोनों में इनफॉर्मल लेवल पे चाइना और इंडिया के रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई थी, यानी थोड़ा थोड़ा ट्रेड के मुद्दों पर जो मतभेद हैं उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। कल्चरल जो लिंकेजेस हैं उसकी बात करेंगे कि कैसे महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में उसका चाइना के फुजियान या फिर जो दुनहुआंग एरिया है उससे कनेक्शन है, अजंता एलोरा का जो एरिया है उसका चाइना के कौन कौन से जो क्षेत्र हैं उनसे कनेक्शन रहा है, ऐतिहासिक रूप से इसको एक्सप्लोर करना, सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाए और कल्चरल और अन्य प्रकार के ऐसे बातों पर चर्चा हुई, तो इसीलिए इसको इनफॉर्मल समिट नाम भी दिया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है मेजर्स लिए गए। तीसरा मेजर हम देखें तो दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग होता है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग सामरिक रूप से आर्थिक संवाद किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि आर्थिक जो मतभेद हैं उनको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि भारत और चीन को कुछ अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक साथ लेकर के बढ़ना है। यानी अगर ब्रिक्स में दोनों मजबूती से साथ हैं तभी वो मल्टीपोलर इकोनॉमी या मल्टीपोलर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए आगे जा सकते हैं, तभी वो UN रिफॉर्म और इन सब चीज़ों के लिए WTO रिफॉर्म, IMF रिफॉर्म, क्योंकि चीन को भी इसमें ज़्यादा पावर चाहिए, वो सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब स्ट्रेटेजिकली इन सब मुद्दों पर चर्चा होगा और सहयोग के बिंदु खोजे जाएंगे। तो इनके बीच में छठवीं जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग है उसका आयोजन भी किया जा चुका है। तो ये सब कुछ उपाय हैं जो लगातार किए जाते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का विजिट गलवान इवेंट के बाद जो है, गलवान जो इंसिडेंट था उसके बाद अभी हाल में विदेश मंत्री गए, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। और उसके साथ साथ जो ट्रेड प्रोटोकॉल्स हैं, अब अभी चाइना ने कहा है कि हम कुछ जो है इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंसीडर करेंगे कि चाइना के मार्केट में कैसे ले आया जाए। तो इस तरीके की चीज़ों को बता सकते हैं आप कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद के बिंदु हैं वो उसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं, ऐतिहासिक रही हैं। ब्रिटिश काल में जो बाउंड्री डिमार्केशन हुआ वो एक वजह रही। एक वजह आप इसमें आइडियोलॉजिकल भी बताइए कि चीन का जो माओवादी दृष्टिकोण रहा है सत्ता प्राप्ति का, वो भी एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। और इन सब चीज़ों को डील करने के लिए भारत ने अनेक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जैसे जापान के साथ जो है एक्ट ईस्ट फोरम बनाया या एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की। फ्रांस के साथ मिलकर के हमने इंडो पैसिफिक नेचुरल पार्क पार्टनरशिप को लॉन्च किया। इंडिया और UAE और फ्रांस के साथ मिलकर के जो है ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ। मतलब हम इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर करने के लिए और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको डील करने के लिए आज कई प्रकार के ग्रुपिंग्स में शामिल हो रहे हैं। ये सब भी आप उपाय बता सकते हैं। तो अगले किसी क्वेश्चन में फिर से डिस्कशन करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नमस्कार।